हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों डिवोर्स के जो केसेस है 5-5 साल तक चलते हैं लेकिन फिर भी डिवोर्स की डिक्री यानी कि तलाक नहीं मिलता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है जो कि कोर्ट में चलता है, प्रैक्टिकल क्या स्टेप्स हैं और यहाँ पे डिवोर्स की कितने तरीके से हम डिवोर्स का केस लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली जो वीडियो दो तरह के लोगों के लिए है। एक तो वो जो यहाँ पे न्यू एडवोकेट्स हैं, यंग एडवोकेट हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ इस वीडियो में उनको पूरे स्टेप्स पता चलने वाले हैं। नंबर 2 पे उन लोगों के लिए जो कि डिवोर्स लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनको जो एग्जैक्ट जो प्रैक्टिकली होता है वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि डिवोर्स लेने के क्या क्या तरीके हैं। डिवोर्स के दो तरीके यहाँ पे, एक तो आप यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट से ले सकते हो जो जिसका प्रावधान है सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में। दूसरा होता है कंटेस्टेड पिटीशन, जिसके लिए सेक्शन 13 में प्रोविजंस दिए गए हैं। तो कंटेस्टेड और म्यूचुअल दो तरीके से आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। डिवोर्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल वाला, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पे डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रेडी होते हैं डिवोर्स देने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि उनको सिर्फ एक एडवोकेट यहाँ पे करने की ज़रूरत होती है। दोनों आप एक वकील साहब के पास जाओगे, वहाँ पे जो भी कंडीशंस होंगी आपके दोनों के बीच में, आप खुद अपनी कंडीशंस को डिसाइड करोगे, सेटल करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, फादर के पास या मदर के पास, वो आपने खुद से डिसाइड करके सारी चीज़ों को फिर आपने कोर्ट में जाना होता है। जो आपके एडवोकेट हैं वो आपकी पिटीशन यहाँ पे तैयार करेंगे। बहुत जल्दी यहाँ पे मैं पिटीशन की कॉपी भी कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड करवा दूं। और यहाँ पे जब पिटीशन रेडी हो जाएगी उसके साथ कुछ ज़रूरी दस्तावेज लगेंगे, जैसे कि वकालतनामा लगेगा और इसके अलावा एड्रेस फॉर्म लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद पिटीशन को जब आप फाइल कर देते हो तो वहाँ पे आपको फर्स्ट डेट पे आपने क्या होता है कि दोनों पार्टीज वहाँ पे कोर्ट में जाएंगी, वहाँ पे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। उसके बाद में सेकंड मोशन की डेट मिलेगी जो कि मिनिमम 6 मंथ के बाद की आपको डेट मिलेगी। और जब सेकंड मोशन के डेट पे आप जाओगे वहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, तो उसके बाद जो आपके यहाँ पे डिक्री डिवोर्स की मिल जाती है। लेकिन ये तब होता है जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रेडी होते हैं। मेन दिक्कत कहाँ पे आती है, जब बात कंटेस्टेड पिटीशन की आती है, जहाँ पे एक पार्टी तो रेडी होता है कि मान लो हस्बैंड डिवोर्स देना चाहता है लेकिन वाइफ डिवोर्स देना नहीं चाहती है, तो ऐसे केसेस में हस्बैंड क्या करता है, कंटेस्टेड पिटीशन लगाता है। हस्बैंड किसी भी एडवोकेट के पास जाता है, अपनी परेशानी बताता है कि वो डिवोर्स अपनी पत्नी से क्यों लेना चाहते हैं, ग्राउंड्स जो कि दिए गए सेक्शन 13 के अंदर। तो उन ग्राउंड्स में से कोई भी ग्राउंड, जैसे कि अडल्ट्री, अगर वाइफ किसी के साथ अडल्ट्री कमिट कर रही है, किसी और के साथ उसके रिलेशन है, सेम कंडीशंस हस्बैंड के लिए भी लागू होंगी। क्रूएल्टी है, किसी भी तरह से क्रूएल्टी हो रही है दूसरी पार्टी के ऊपर, डिसर्शन हो गया है, कन्वर्शन हो गया है, उसने अपना धर्म चेंज कर लिया है, इंसैनिटी है, लेप्रोजी है, कोई ऐसी बीमारी है जिसका मतलब सही होना पॉसिबल नहीं है, किसी ने यानी कि संन्यास ले लिया इस संसारिक मोह माया को त्याग करके, तो ये सारे को ग्राउंड्स हैं। या फिर यहाँ पे मान लो 7 साल से एक पार्टी का दूसरी पार्टी का मतलब कोई भी अता पता है ही नहीं, तो ये कुछ ग्राउंड्स है जहाँ पे कंटेस्टेड पिटीशन लगती है। तो उसके बाद में क्या होगा कि आपके वकील साहब एक पिटीशन तैयार करेंगे, 2-3 पेजेस की वो पिटीशन बनेगी जिसमें पूरी डिटेल्स रहेंगी। शादी कब हुई थी, कितने समय से तक शादी चली है, शादी के बीच में कोई बच्चा हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें पिटीशन ड्राफ्ट करने के बाद आपकी एक पूरी फाइल कंप्लीट होती है और उस फाइल को फाइल किया जाता है। जैसे कि जिसमें ज़रूरी दस्तावेज जैसे कि नमूना फ्रेश लगता है, वकालतनामा यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी लगती है आपके वकील साहबान के, जिससे उनको परमिशन मिलती है। यहाँ पे परमिशन लेने के लिए भी एक साथ में एप्लीकेशन लगाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है, जो पिटिशनर है, उसका यहाँ पे आधार कार्ड लगता है। ये सारी चीज़ों को जब कंप्लीट कर लिया जाता है तो उसको फाइल कर दिया जाता है। फाइल करने के बाद आपको एक डेट मिल जाती है और उस डेट के ऊपर जो दूसरी पार्टी होती है, अपोजिट पार्टी, उसको वहाँ पे नोटिस जाता है और उन्होंने इस केस में अपीयर होना होता है। तो आप फर्स्ट डेट पे मान के चलो कि जब वो पार्टी भी अपीयर हो जाती है, उसके बाद में अपीयर होने के बाद उन्होंने क्या करना होता है, जो भी आपने पिटीशन लगाई है डिवोर्स की, वो जो सामने वाली पार्टी है वो एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करती है, यानी कि जो आपकी पिटीशन है उसका वो जवाब देना देती है कि अगर उनको डिवोर्स नहीं चाहिए तो वो क्यों नहीं चाहिए, या फिर जो आपने ग्राउंड्स बताए हैं उस ग्राउंड्स के बारे में उनका क्या कहना है, वो रिटन स्टेटमेंट में सारी चीज़ों का एक रिप्लाई देंगे। उसके बाद में अब आपकी बारी फिर से आती है, आपको नेक्स्ट जो डेट मिलेगी आपको रेप्लिकेशन देना होता है, यानी कि जो रिटन स्टेटमेंट जवाब मिला हुआ है वो आपने रेप्लिकेशन में उसके जवाब में आपने रिप्लाई
डिवीजन है, रेप्लिकेशन को यहाँ पे रीजॉइंडर भी बोला जाता है। तो ये सभी स्टेप्स आप याद करके लिख लीजिए। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 3 स्टेप्स यानी बात कर ली, लेकिन अब यहाँ पे 3 हियरिंग्स हो गई। अब 1-1 2-2 महीने की भी डेट डल सकती है। कई बार दूसरी पार्टी पेश नहीं होती, कई बार फर्स्ट पार्टी में कोई दिक्कत होती, कभी एडवोकेट प्रेजेंट नहीं होते, कभी जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देख लेना जिस वजह से ये डिले होता है। उसके बाद में क्या होता है, रिजॉइंडर के बाद में एविडेंस के ऊपर केस आ जाता है, जहां पे जो यहाँ पे पिटिशनर है पहले वो अपने एविडेंसेस करवाता है, अपने सबूत यहाँ पे प्रूफ है, जो भी एफिडेविट वगैरह वो टेंडर करता है। और जब भी वो अपना टेंडर करता है या कोई भी गवाही करवाता है तो उसका दूसरी पार्टी के जो वकील साहब है उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। और क्रॉस क्वेश्चन पूछने के बाद जब पिटिशनर की सारी एविडेंसेस खत्म हो जाती हैं, देन जो यहाँ पे डिफेंडेंट है यानी कि दूसरी पार्टी है, रिस्पोंडेंट को यहाँ पे मौका दिया जाता है, उनको वो अपने विटनेसेस करवाते हैं। उनके अपने विटनेसेस करवाने के बाद क्या होता है, केस आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जाता है। आर्ग्यूमेंट्स के पहले कई बार क्या होता है, इन बिटवीन केस के दौरान कई बार इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लग जाती है, यानी कि जब तक डाइवोर्स चल रहा है तब तक वाइफ क्या करती है, एक केस डाल देती है कि मुझे मेरे हस्बैंड से खर्चा चाहिए। अलग अलग सेक्शंस के अंडर हो सकता है, वो HMA में भी इसका प्रावधान दिया गया है, 125 CRPC के अंडर भी केस लग जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी केस लग जाता है। तो जो यहाँ पे आपका डाइवोर्स का पिटिशन चल रहा है उसमें इंटरिम अगर मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लग जाती है तो पहले वो एप्लीकेशन डिसाइड होती है। वो एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद फिर जो आपका केस है वो आगे कंटिन्यू होता है। देन उसके बाद में आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जाता है। आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद में कोर्ट डिसाइड करती है कि जो आपका वो केस है, वो जो पिटिशनर है वो आपको डाइवोर्स की डिक्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप दोनों का डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, ये तब जाकर के ये बात आती है। अब यहाँ पे जो भी मैंने प्रोसेस बताया सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन सिर्फ एविडेंस करवाने में ही कम से कम कई बार तो साल 2-2 साल तक का टाइम लग जाता है। डिपेंड करता है कि एविडेंस के ऊपर जो विटनेसेस है वो आ रहे हैं या फिर कितना टाइम चाहिए होता है इनको। ये सारी चीज़ों को करने के बाद तब जाकर के डाइवोर्स की यहाँ पे डिक्री मिलती है। तो इस चीज के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहें कि अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स लगाने जा रहे हैं तो वो आपका यहाँ पे 1 साल के अंदर भी मिल जाएगा। जो कंटेस्टेड पिटीशन है उसमें आपको समय ज्यादा भी लग सकता है। ये वो कंटेस्टेड पिटीशंस ही होते हैं जो होने को तो 1 से 1.5 साल में भी डिक्री मिल जाती है और ना होने को 4 से 5 साल तक लंबा भी ये खिंच जाते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी ने यहाँ पे डिफेंड करना होता है। दूसरी पार्टी के पास यहाँ पे पूरी वहां पे उसके ऑप्शंस दी जाती हैं कि वो अपना पॉइंट रखे। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए पिटिशनर केस लगाया और जो दूसरी पार्टी है, मान लीजिए वाइफ ने केस लगा दिया डाइवोर्स का और जो हस्बैंड है वो केस में अपीयर ही नहीं हो रहा, उसने कोई एडवोकेट इंगेज ही नहीं करा है, तो कुछ डेट्स डलती हैं। अगर वो नहीं पेश होता है तो क्या होता है, एक्स पार्टी उसको कर दिया जाता है। देन जो डाइवोर्स है वो जल्दी मिल जाता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा, इसका मतलब वो इसको कंटेस्ट नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पे जो पिटिशनर है सिर्फ उसके एविडेंसेस होते हैं और सारी चीजों को देखने के बाद जो भी जज है यहाँ पे, जो कोर्ट है, वो डाइवोर्स की डिग्री यहाँ पे प्रोवाइड करवा देती है। तो इस तरीके से आपका डाइवोर्स का केस शुरू से लेकर के एंड तक चलता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है, क्वेश्चन, तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और जो भी यहाँ पे न्यू एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पिटीशन की कोई कॉपी चाहिए या फिर ड्राफ्ट चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता दें, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको काफी सारे यहाँ पे आइडियाज मिल जाएंगे। लास्ट में ही बोलूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।